नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके समक्ष आ गए हैं बिहार एसएससी का सेट नंबर 7 लेके। आज का पेपर जो है वो 29/1/2017 का पीटी परीक्षा का है। ठीक है, बिहार एसएससी का। इसमें जीके जीएस के तमाम प्रश्न हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। वो आपका कब से इंतज़ार कर रहा है, जाके उसे भी ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आ रहा है, आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, ये जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है ये लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। लखनऊ से स्टार्ट हुआ था 1938 में, 1938 में, 1938 में। और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समाचार पत्र की बात चली है तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या जानते हैं? आपको पता है दोस्तों कि 1878 में, ये मार्च की बात है, 1878 में लिटन आप जानते होंगे, लिटन गवर्नर था भैया हमारे देश का, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, ये लिटन द्वारा समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगाया गया, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, समाचार पत्र में कठोर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें कहा गया कि जो भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं, जो भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं, उनमें उनके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस प्रतिबंध का जो सबसे पहला शिकार बना दोस्तों, वो था सोम प्रकाश। क्या नाम था उनका? सोम प्रकाश समाचार पत्र था। खास करके इन पे विशेष कठोरता लगाई गई। ये सोम प्रकाश किसके द्वारा जारी किया जाता था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा ये जारी किया जाता था। ठीक है, सोम प्रकाश निकाला जाता था। लेकिन हर समय में गोदी मीडिया का रोल रहा है भैया। हर समय में गोदी मीडिया रहा कि नहीं रहा, अभी बताइए। उस समय में एक अखबार था पायनियर। क्या नाम था? अखबार था पायनियर, याद रखिएगा, पायनियर एक अखबार था। जानते हैं ये 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसका सपोर्ट किया था ये। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य की तारीफ करता होगा, है ना। इस अखबार से ब्रिटिश साम्राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचता होगा, राष्ट्रीयता के बारे में बात नहीं करता होगा, इसीलिए इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और ये उल्टे क्या किया, सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मोतीलाल नेहरू जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र जारी किया जाता था, तो उनका नाम है इंडिपेंडेंट। क्या नाम है? इंडिपेंडेंट। ये भी आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि कॉमनवेल और न्यू इंडिया का संपादन किसके द्वारा होता था दोस्तों? एनी बेसेंट द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे। मतलब मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे? तो दोस्तों ये एक राजदूत थे। किनका राजदूत थे ये? सेल्यूकस निकेटर के। किसके? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में ये पाटलिपुत्र आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सेल्यूकस निकेटर के। दोस्तों, मेगास्थनीज का एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका से हमें दोस्तों क्या पता चलता है? तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। और इंडिका में पटना का जो वर्णन है दोस्तों, यानी पाटलिपुत्र का जो वर्णन है, ये पालीब्रोथा के नाम से किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, पालीब्रोथा के रूप में पाटलिपुत्रा का वर्णन इंडिका में किया गया है। और एक बात कि इंडिका पुस्तक में इस बात का भी वर्णन किया गया है दोस्तों कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में व्यापार के आधार पर, यानी व्यवसाय के आधार पर बांटा गया है। ये इंडिका पुस्तक से हमें ज्ञान, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? कि भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में बटा हुआ है अकॉर्डिंग टू व्यवसाय के आधार पर ये 7 वर्गों में भारतीय समाज बटा हुआ है। अगर आपसे पूछे
कि हमारे पास जो मौर्यकालीन व्यवस्था है, मौर्यकालीन समाज के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो इंडिका से मिलती है, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। दूसरा हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, ठीक है, अर्थशास्त्र से मिलती है दोस्तों, जो विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो भाई साहब इनका शिक्षा और पर्शियन दोनों ये पटना में सीखे हैं। आप जानते हैं 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना सिटी में, ठीक है। आप ये भी जानते होंगे कि पटना सिटी में एक गुरुद्वारा है। आप मुझे एक बात बताइए, वो जो गुरुद्वारा है उनका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जी, ठीक है। इनका निर्माण कौन कराया था? महाराजा रणजीत सिंह जी। क्लियर है? कह रहा है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान साहब जो हैं वो सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। सारंगी से एक नाम याद रखिएगा, नारायण विनायक। क्या नाम रखिएगा? नारायण विनायक साहब जो हैं वो सारंगी से संबंधित हैं, ठीक है। सितार से आप जानते हैं पंडित रविशंकर साहब हैं, और तबला से भी आप जानते हैं अल्लाह रखा खान साहब और जाकिर हुसैन खान साहब हैं, ठीक है। अगला देखिए, अबेकस की खोज इस दौरान हुई। अबेकस मतलब होता है दोस्तों, अबेकस एक लैटिन भाषा की शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेबल, ठीक है। ये कैलकुलेशन में मदद करता है अबेकस टेबल। इसका जो खोज हुआ था आज से 3000 वर्ष पूर्व, मतलब बीसी 3000 वर्ष बीसी ग्रीक सभ्यता काल के समय में इसका खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो जर्मनी पर शासन 18वीं शताब्दी में ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया ने किया। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी को एकीकृत रूप से कब एकीकरण हुआ? तो 1871 में। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण जो कि 1871 में हुआ, इसमें सबसे अहम भूमिका जो था किनका था? बिस्मार्क का था। किसका था? बिस्मार्क का था, ठीक है, बिस्मार्क का। ये भी नाम आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किनका था? तो बिस्मार्क साहब का था। और आप ये भी जानते ही होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी भारत की एकीकरण करने में बहुत बड़ी योगदान निभाया है। कैसे? तो हमारी जो रियासत थे, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत सारे 500 से ज़्यादा रियासतें थी, उन सबको भारत में सम्मिलित करने में उनका योगदान अहम है। इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब देखिए 7वें नंबर सवाल कहता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? एक बात आप जान लीजिए भाई साहब कि ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या ये तो केंद्र में हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे राज्य में या तो विधान परिषद होंगे या विधानसभा होंगे, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी पूछे तो कोरम जो होगा वो हमेशा 10% होगा। कोरम जो होता है, सदन चलने के लिए कम से कम 10% सदस्य की आवश्यकता होती है, उसी को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। 10% का मतलब 1/10। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में आपको लोकसभा की कार्रवाई को करना है, लोकसभा में जो है कोई कार्रवाई शुरू होनी है, तो मान लीजिए 550 अगर मेंबर्स हैं तो उसका 10% जो है आपको कम से कम 55 सदस्य जब मौजूद रहेंगे तभी वहाँ पे कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, वरना कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी, ठीक है। 10% होता है, मतलब 1/10 संख्या होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब ये जो कोरम है, क्या इसकी व्यवस्था संविधान में किया गया है क्या? हाँ, किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 100 में कोरम की प्रावधान का व्याख्या किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 100 में कोरम की प्रावधान का व्याख्या किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। कह रहा है कि साप्ताहिक शार्ली हेब्डो, यहाँ पे कहीं कहीं आपको चार्ली हेब्डो भी दिखेगा, चार्ली हेब्डो भी लिखा जाएगा। चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? देखिए एक साप्ताहिक जो है, एक मैगजीन है, बेसिकली ये धार्मिक उन्माद फैलाने में नंबर 1 है भैया, ठीक है। उटपटांग बातें लिखते रहता है। ये फ्रांस से जो है प्रकाशित होती है, पेरिस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
कह रहा है कि H1N1 इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? ये एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा भाई साहब वायरस है। और आप जानते हैं स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो H1N1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए कहता है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप जो है दोस्तों मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बना। आगे देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णुगुप्त को ही भानुगुप्त के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। विष्णुगुप्त को ही भानुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? ये श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त साहब हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए कहता है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? भाई साहब पटना से भी और हाजीपुर से भगा दिया। ऑप्शन नंबर डी अकबर होंगे इनका सही उत्तर। अकबर होगा कौन इसका सही उत्तर। अगला देखिए कह रहा है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? ये तो आप जानते हैं कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 9 रत्न कौन कौन थे बता सकते हैं क्या? एक देखिए बीरबल थे, मानसिंह थे, अबुल फजल थे। 3-3 करके याद रखिए। बीरबल थे, बीरबल, मानसिंह और अबुल फजल। बीरबल, मानसिंह और अबुल फजल 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए टोडरमल अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन। ठीक है, देखिए बीरबल, मानसिंह और अबुल फजल, बीरबल, मानसिंह और अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना और तानसेन। ठीक है, तानसेन। अब उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, भाई साहब प्याज इनको बहुत पसंद था इसीलिए इसका नाम हुआ मुल्ला दो प्याजा। और हकीम हुकाम और फैजी। तो टोटल 9 नवरत्न जो थे अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है भाई साहब, अकबर तो बहुत बाद में आए हैं। इनसे पहले गुप्ता डायनेस्टी थी, उनके जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी कितने रहते थे? 9 रत्न रहते थे। ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से 9 रत्न की बात चली है तो एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि आप जानते होंगे कि विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक हुए जिनका नाम कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। ठीक है, ये बाबर के समकालीन थे दोस्तों, कृष्णदेव राय। ये भी सवाल पूछता है कि बाबर के समकालीन भारतीय राजा कौन थे, शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय साहब। विजयनगर जो कि मैसूर और कर्नाटक के क्षेत्र में 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ विजयनगर साम्राज्य की 2 भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुक्का जी के द्वारा। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। क्या रहते थे? अष्ट दिग्गज। कंफ्यूज ना कीजिएगा, अष्ट दिग्गज। कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज। ये जो अष्ट दिग्गज थे दोस्तों, ये बेसिकली साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, साहित्यिक लोग थे, कवियों का समूह था। 8 कवियों के समूह को अष्ट दिग्गज कहा गया, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए। और ये तुलुब वंश से संबंधित थे। कौन वंश से? विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब अगर आप पूछें कि मराठा में कौन सा था, मराठा में कौन थे? तो अष्टप्रधान। मराठा में कौन थे? तो अष्टप्रधान। मतलब शिवाजी के दरबार में कौन थे? अष्टप्रधान। देखिए अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान शिवाजी, मतलब मराठा के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, जो कि मंत्रियों का समूह था, 8 मंत्रियों का समूह था। और अष्ट दिग्गज में जो था दोस्तों 8 कवियों का समूह था वो। क्लियर है? आगे बढ़ें। 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि गोवा से पूर्व मतलब गोवा से पहले पुर्तगाली का भारत में राजधानी कौन सा था? तो ये कोचीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि केरल में है। क्लियर है? आप जानते हैं भैया कि गोवा जो था ना, गोवा को 1510 ईस्वी में पुर्तगाल ले लिया था। 1510 याद रखिएगा, जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने छीन लिया था गोवा को। किससे छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। किसने छीना था? तो पुर्तगाली गवर्नर आए थे भाई साहब अल्बुकर्क। कौन आए थे? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और गोवा में अपनी पैठ बना ली। ठीक है, क्लियर है?
अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी कोठी, अपनी कारखाना कहाँ पे खोली थी, तो कोचीन में ही खोली थी। कब खोली थी दोस्तों, तो 1502 ईस्वी में खोली थी। कहाँ पे, 1502 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने सबसे पहला कारखाना खोला था। आगे देखिए, कहता है कि बैगनी प्रकाश के लैम्डा का परास क्या है। लैम्डा मतलब यहाँ पे वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। मैंने आपको एक चीज़ बहुत सारे वीडियो में बता रखा, फिर बता रहा हूँ कि जिस प्रकाश का लैम्डा मतलब लैम्डा ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उसका वेग ज़्यादा होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, उसका वेलोसिटी मतलब वेग ज़्यादा। अच्छा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का वेग जो होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन डिस्पर्सन जो होता है दोस्तों, डिस्पर्सन जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा, उसका डिस्पर्सन जो होगा वो कम होगा, उसका डिस्पर्सन क्या होगा, कम होगा। अब बताइए मेरे को, कह रहा है कि बैगनी प्रकाश का लैम्डा का परास में क्या है। एक बात बताइए, जो बैगनी प्रकाश यानी वायलेट होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सबसे कम होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये nm मतलब नैनोमीटर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 380 से 450 नैनोमीटर के बीच में होता है। कह रहा है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ये प्रकाशीय तंतु उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, जो रोगी के शरीर के अंदर जा कर के उसका उपचार करने में उपयोगी है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कह रहा है कि दो बिंदुओं के मध्य बल और उनके माध्य की दूरी के बीच रिश्ता क्या है। देखिए, आप जानते हैं भैया कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य चार्ज के बीच में, आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि मान लीजिए अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है मतलब आवेश है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं r है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो r है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है और चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग सकता है। लेकिन अगर ये Q1 ये चार्ज की जगह अगर मास होता, सपोज कर लिए यहाँ M1 होता और यहाँ M2 दो मासेस होता, तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स नहीं काम करता। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव बल होता है, एक दूसरे की ओर खींचता है। लेकिन चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव बल भी हो सकता है और रिपल्सिव बल भी हो सकता है। डिपेंड करता है किसके नेचर पे, तो चार्ज के नेचर पे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसका मतलब चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। लेकिन मास ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, मतलब मास नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन मास के बीच में जो फोर्स लगता है, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्लियर है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। के क्या है, एक कांस्टेंट है, के क्या है, एक कांस्टेंट है, और Q1 Q2 क्या है, दो चार्ज के प्रोडक्ट हैं, और r स्क्वायर यानी r क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होगी, पक्की बात बोल रहे हैं हाँ या ना बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। आप जानते हैं बड़ा फेमस है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे हुआ था, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों कि नील की खेती किसानों को जबरन कराई जाती थी। नील की खेती जो है 20 कट्ठे की ज़मीन में 3 कट्ठे की, 20 कट्ठे की अगर ज़मीन है किसी को तो उसमें 3 कट्ठे की नील की खेती जबरन अंग्रेज़ों द्वारा कराई जाती थी। इसी को 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता था। 3 कट्ठिया प्रथा मतलब 3 कट्ठे की खेती करना ही है। किसका खेती करना, नील का। तो नील का उपयोग क्या था, आप जानते हैं कि ब्रिटिश यहाँ पे आता था, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाता था कहाँ, इंग्लैंड जाता था, वहाँ पे रिवॉल्यूशन हो चुका था भाई साहब, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो नील का वो लोग कलर बनाता था, नेचुरल कलर बनाता था, डाई बनाता था।
कपड़ा सबको पेंट करने में, ठीक है। तो नील की खेती को अत्यधिक यहाँ पे बोलता था कि उत्पादन तुम करो ही। अच्छा, नील की खेती करने से किसान को लॉस क्या होता था दोस्तों? तो नील की खेती की जो जड़ है था, नील का जो पौधा होता है ना दोस्तों, उसका जड़ बहुत अंदर तक गहरा तक जाता था। तो वहाँ की अगर लगातार कुछ वर्षों तक अगर एक ही खेत में नील की खेती किया जाता था तो ज़मीन को बंजर बना देता था। ज़मीन को क्या करता था? बंजर बना देता था। ज़मीन को बंजर बना देता था, इसलिए किसान इससे परेशान हो चुके थे, ठीक है। तो 3 कठिया प्रथा को चंपारण सत्याग्रह से ख़त्म किया गया। इवन जो एक्स्ट्रा वसूले गए राशि थे, जो टैक्सेस थे, उसका 25% भी लौटाया गया था इस सत्याग्रह के बाद। अगला सवाल देखिए, कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, ऑप्शन नंबर बी। और हमारे बिहार का गेंदा है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी कानपुर में। आप जानते हैं उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, ठीक है। कह रहा है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में पाई जाती है? तो प्राकृतिक रेशम के आप जानते हैं 4 किस्में पाई जाती हैं और चारों किस्म भारत में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि रेशम का उत्पादन में अग्रणीय देश पूरे दुनिया में कौन है? तो चीन है। अगर आपसे पूछे कि रेशम का जन्म कहाँ से हुआ? तो चीन से ही हुआ है। क्लियर है। अगर पूछे आपसे कि रेशम का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो वह है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक के मैसूर जो है यहाँ पे रेशम उत्पादन किया जाता है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? आप जानती हैं 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला नरसंहार जो है अमृतसर में है। कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति गारो, सॉरी तमिलनाडु में इरूला। गारो तो मेघालय मिजोरम वगैरह में पाया जाता है दोस्तों। ये इरूला जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में पाया जाता है। आगे देखा जाए जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जो अंडमान का है। कहाँ पे है? अंडमान का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जारवा जनजाति कहाँ के हैं? अंडमान के हैं। क्लियर है। कह रहा है कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो भारत की सर्वप्रथम जो है हंगुल परियोजना 1970 में चलाया गया था। यह भी याद रखिएगा, 1970 में चलाया गया था हंगुल परियोजना। कह रहा है नीति आयोग प्रारंभ कब हुआ? तो नीति आयोग जनवरी 2015 में। आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना के स्थान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव में नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का जो चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। कह रहा पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। आप जानते हैं विनोबा भावे का नाम जो है भूदान आंदोलन और ग्रामोदान आंदोलन, 2 आंदोलन इनसे संबंधित है। एक भूदान, एक है ग्रामोदान, ठीक है। भूदान जो है दोस्तों ये तेलंगाना से शुरू हुआ था, पोचमपल्ली गांव से। और ये भूदान जो है दोस्तों, ग्रामोदान जो है ये उड़ीसा से शुरू किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। देखिए जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? शासकीय भाषा उर्दू है। और बिहार की दूसरी शासकीय भाषा कौन है? उर्दू है। पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। और उत्तर प्रदेश की भी दूसरी शासकीय भाषा कौन है? उर्दू है। कह रहा जापान की सांसद क्या कहलाती है? जापान की सांसद को दोस्तों डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि रूस का सांसद का नाम क्या है दोस्तों, तो रूस का है ड्यूमा। रूस का क्या है? ड्यूमा। अगर आपसे पूछे इजराइल के संसद का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। क्या है? नेसेट। क्लियर है। कह रहा है रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि भारतीय झंडे के चक्र का रंग कैसा होता है? तो भारतीय झंडे के चक्र का रंग नीला होता है, आप जानते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे झंडे को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा द्वारा जो हमारा झंडा है उनको स्वीकार किया गया था। ये भी सवाल पूछता है 22 जुलाई 1947 को। अब और एक बात आप जानते हैं कि 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा द्वारा पहली बार विदेश में जाके किसी महिला के द्वारा झंडा फहराया गया था। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुगार्ट शहर में। इसीलिए मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। कहता है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए सबसे पहली बात तो वंदे मातरम जो है वो आनंदमठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले 1882 में। वंदे मातरम जो है 1882 में आनंदमठ उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है आनंदमठ। याद रखिए आनंदमठ।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है आनंद मठ। 1882 में सबसे पहले आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रकाशित हुआ था। और इसको अंग्रेजी में जो अनुवाद है दोस्तों अरविंद घोष साहब ने किए हैं। किसने किए हैं? अरविंद घोष के थे। अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है 22 मार्च को आसपास। आप जानते हैं कि शक कैलेंडर जो है, शक संवत जो है हिंदी महीना का जो चैत्र जो होता है दोस्तों, ये पहला महीना होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है ना, जनवरी फरवरी, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और ये क्या है? ये शक संवत कैलेंडर, शक पंचांग जिसको बोलते हैं, शक संवत कैलेंडर। ठीक है, हिंदुस्तानी कैलेंडर जो है, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है, उसका जो पहला महीना है चैत्र माह है। अगला देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आप जानते हैं सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कह रहा 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। किसके? आगरा, दिल्ली और आगरा के मध्य की गई थी। कह रहा है कि किसका उपनाम दोवाल है? आप जानते हैं राहुल द्रविड़ साहब को दोवाल के नाम से जाना जाता है। कह रहा रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था। और अभी तक ये रिकॉर्ड है कि रेड क्रॉस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको सबसे ज़्यादा शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार मिल चुका है दोस्तों, 1917 में, 1944 में और 1963 में। याद रखिएगा, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है पूरी दुनिया का जिसको 3 बार शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1863 में इसका स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? तो हेनरी ड्यूनेट द्वारा। हेनरी ड्यूनेट द्वारा स्थापना किया गया था। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, अभी मैंने बताया। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ओडिसिटी ऑफ होप जो है दोस्तों ये लिखी है ओबामा साहब ने, बराक ओबामा। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन थे? बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये पहले श्वेत राष्ट्रपति, मतलब अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं। कहाँ के? अमेरिका के। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? एडी का है दोस्तों एनो डोमिनी। क्या कहते हैं? एडी का अर्थ है एनो डोमिनो, या एनो डोमिनो बोलो या एनो डोमिनी बोलो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं बीसी लिखा है तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्रिश्चियन धर्म के जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं वो उनका जो मतलब जीसस क्राइस्ट थे बेसिकली, उनके जन्म से पहले की जो पीरियड्स ऑफ टाइम है उसको बीसी कहते हैं, और उनके जन्म के बाद का जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको एडी कहते हैं। क्लियर है? कह रहा है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का क्या हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो 30 जनवरी को क्या कहते हैं हम लोग? शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे से कहता है अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी खोने का डर को क्या कहा जाता है? दोस्तों? इसको कहते हैं नोमोफोबिया। समझ रहे हैं ना? नोमोफोबिया मतलब आपको कहीं आपका फ़ोन कहीं, मतलब फ़ोन का डर, कहीं फ़ोन खो न जाए, इसीलिए पॉकेटवा में हरदम घुसा कर रखें, हाथ में ना लेके चलें, उसको कह रहे हैं नोमोफोबिया। क्या कहेंगे उसको? नोमोफोबिया। अगर आपको जल से कहीं डर लगता है तो आप जानते हैं हाइड्रोफोबिया। कुत्ता कोई बीमारी होता है हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब ये होता है दोस्तों डर। फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है? कह रहे सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? ये है पाथेर पंचाली। क्या है? पाथेर पंचाली बेसिकली एक उपन्यास है दोस्तों, जो कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास है पाथेर पंचाली, जिसको सत्यजीत रे ने सबसे पहले निर्देशित किया था। आगे देखिए कहता है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी आप जानते हैं। कह रहा है पंचतंत्र किसने लिखा था? तो सबसे पहली बात तो पंचतंत्र लिखा गया था जब गुप्ता पीरियड्स में, गुप्तकालीन यानी गुप्ता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी पंचतंत्र वॉज रिटेन बाय विष्णु शर्मा। और एक बात और आप जान लीजिए कि पूरी दुनिया में बाइबल के बाद दूसरी ऐसी किताब है जिसको अनुवाद किया गया है।
बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा अनुवादित किताब जो है वो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखा गया था। कह रहा कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, आप जानते हैं कौन था? तो भाई साहब आयुर्वेद के लिए धन्वंतरी है ना, आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है इनको। क्लियर है? आर्यभट्ट जीरो का खोज किए थे, आप समझ में आ रहा है आपको। ब्रह्मगुप्त को दोस्तों भारत का न्यूटन कहा जाता है, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। कह रहा है IPL क्रिकेट का शुरुआत 2008 में हुआ था, अब ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। कह रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो क्या मिलता है दोस्तों? ये मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। देखिए ग्रीनविच समय जो दोस्तों ये इंग्लैंड के मध्य से गुजरता है, इंग्लैंड से गुजरता है। और ये आप ध्यान रखिए कि आप अगर जितने अगर पूर्व की ओर बढ़ेंगे, अगर 1 डिग्री देशांतर अगर पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो 4 मिनट का फासला हो जाएगा। कितने मिनट का फासला हो जाएगा? 4 मिनट का फासला हो जाएगा। मतलब कहाँ से? तो भारतीय मानक रेखा से, भारतीय नहीं ग्रीनविच समय से अगर आप 1 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, और 1 डिग्री अगर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 4 डिग्री जो है 4 मिनट जो है कम हो जाएगा। तो हमारा देश जो है वो पूर्व की ओर है, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से पूर्व में है ना, इसीलिए समय क्या होगा? आगे है, 4 डिग्री बढ़ जाता है, तो 5.5 घंटा जो है वो आगे है। देखिए कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा दलदल या गीला स्थान कहाँ पे है? तो एशिया में है। कहाँ पे है? एशिया में। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबाथ। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर टकाटक हो जाएगा। कह रहा यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन है? बोरा। ऑप्शन नंबर सी, बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है, ये एड्रियाटिक तट पर चलती है, एड्रियाटिक तट पे चलती है बोरा। देखिए 56 नंबर सवाल देखिए, कहता है वह नदी जो दिल्ली में बहती है, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे में है। कह रहा है इरावती नदी किस में गिरती है? कंफ्यूज ना कीजिएगा, एक होता है इरावती नदी और एक है इंद्रावती नदी। देख रहे कितना मतलब नज़दीकी वाला मामला है भैया। इंद्रावती नदी, ठीक है, एक इरावती नदी, दूसरा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। लेकिन ये इरावती नदी जो है दोस्तों ये म्यांमार में है। कहाँ पे है? म्यांमार में है, म्यांमार में है। और कहाँ जाके गिरती है दोस्तों? तो ये गिरती है भैया बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि नदी का उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे रिफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है, आप जानते हैं ये यूरोप में पड़ता है। ग्रीनलैंड द्वीप है। कहने के लिए ग्रीनलैंड तो अलग थलग है, मतलब आज़ाद है, लेकिन इस पर अभी भी डेनमार्क का शासन है, याद रखिएगा डेनमार्क का। और आप जानते हैं डेनमार्क जो है एक नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक देश है, इसका सीमा जो है नॉर्डिक सागर से लगता है। अगर आपसे पूछे मान लो कि नॉर्डिक देश कितने हैं, तो टोटल नॉर्डिक देश 5 हैं। कौन कौन है दोस्तों? डेनमार्क है, नॉर्वे है, ठीक है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, आइसलैंड है और स्वीडन है। ठीक है, तो 5 देश हो गए, नॉर्डिक देश आते हैं। ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का है। सबसे बड़ा जो है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये होन्शू और होकेडो, 2 तरह के द्वीप हैं। कहाँ पे? जापान में। होन्शू और होकेडो। आपसे अगर पूछे कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो कहाँ पे, किस द्वीप पे है? तो होन्शू द्वीप पे है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछो तो बोर्नियो एक देश है और खुद में खुद एक द्वीप भी है। तो बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्यूबा जो है दोस्तों ये कैरिबियन द्वीप है, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर क्रिस गेलवा सब आता है ना दोस्तों, वहीं पे क्यूबा बगल में है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के बगल में कैरिबियन देश है दोस्तों। कैरिबियन द्वीप है दोस्तों ये क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूरे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। आगे देखिए कहता है यह एक संग्रहित फल है। कौन जो है एक संग्रहित फल है दोस्तों? यह है सहतूत संग्रहित फल है। कह रहा है बज शहर यहाँ पर स्थित है। बज शहर कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया में है। आप जानते हैं ऑस्ट्रिया का अधिकार जर्मनी पे था 1871 से पहले। मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था बिस्मार्क के योगदान से। कह रहा है कि मात्रा S बराबर
देखिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आयाम मतलब डायमेंशन क्या है। आप एक बात समझिए, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, अगर 11वीं 12वीं में आप फिजिक्स पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कहता क्या है, कहता है कि भैया जैसे एक बात बताइए सिंपल भाषा में कि यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये बराबर होता क्या है, तो आप जानते हैं बचपन से कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्लियर है। हम समझ लीजिए, मान लीजिए हमको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, हम एकदम लोल आदमी है, इसके बारे में कुछ पता हमको नहीं है। क्लियर है। लेकिन ये एस के बारे में अगर पता है ना, तो एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। एस क्या है, विस्थापन है। एस क्या है, विस्थापन है। अगर आपसे पूछे कि विस्थापन का यूनिट क्या होता है, इकाई, तो कहोगे मीटर होता है, मीटर होता है। अब हमको इधर का कोई मतलब नहीं है, जो डायमेंशन इसका होगा बराबर की इधर का, वही डायमेंशन ये सब के मिला करके होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अगर दो टर्म अगर बराबर हो गया तो कोई एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वही दूसरे टर्म का भी डायमेंशन होगा। तो हम क्यों ना विस्थापन का डायमेंशन निकाल लें। तो विस्थापन का डायमेंशन आप जानते हैं लेंथ होता है एल, है ना। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि डायमेंशन लिखने, आयाम लिखने का तरीका क्या है, MLT के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसी को आयाम कहते हैं। तो एस का जो डायमेंशन है दोस्तों सिर्फ एल है, सिर्फ एल है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, M0 L1 T0। कभी कभी इसको ऐसे लिख दे या सिर्फ एल लिखे तो बात बन जाए, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप समझ चुके होंगे। कह रहा है कि शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार जो होता है वो क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि देखिए कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसको घर्षण के हिसाब से, आप जानते हैं घर्षण एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक दो सतह के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक घर्षण जो है उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे एक बात बताइए किसी चीज़ को पहिए के साथ लेके जाना रोड पे आसान है या घिसिया के लेके जाना आसान है, तो कहोगे पहिए के साथ लेके जाना आसान है। अगर आसान है इसका मतलब आपको फोर्स कम लग रहा है, आपको फोर्स कम लगने का मतलब उसमें घर्षण जो है रोड और पहिए के बीच में, रोड और वस्तु के बीच में जो घर्षण है वो कम लग रहा है। इससे तो हमें ये पक्का पता चल गया कि रोलिंग घर्षण जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये कम होता है। तो सबसे कम जो है रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी में ही आपको दिया हुआ है, आप ऐसे भी छांट करके बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्थिति घर्षण, उसके बाद फिर काइनेटिक घर्षण, उसके बाद फिर रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व रो है कि माध्यम, यह रिश्ता है। देखिए ध्वनि की गति है और माध्यम का घनत्व ये दे रखा है, तो रिश्ता दोनों में क्या है दोस्तों, तो ये जो v² होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ होता है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं गुरु नानक जी का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक हैं, ये तलवंडी में हुआ था। कह रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था, वर्तमान में म्यांमार वर्मा और तब के रंगून में। ऑप्शन नंबर ए 1857 में दिल्ली में जो इनको शासन बनाया गया था, लेकिन एक्चुअल जो 1857 क्रांति का जो पुरोधा थे दोस्तों वो दिल्ली में बख्त खां थे। कौन थे, बख्त खां थे। हालांकि राजा के रूप में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को नियुक्त किया गया। कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक नाटक है मतलब नाटक है जो कि संस्कृत भाषा में, जो कि क्या है संस्कृत भाषा में। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत है, जिसके नाम पे हमारा देश पड़ा है, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के बारे में उनकी जीवन चर्चा जो है एक नाटक के रूप में कालिदास के द्वारा किया गया है। आप जानते हैं कालिदास जो है भारत में उसको संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, यानी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और वो गुप्त साम्राज्य में एक राजकवि के तौर पर अपना योगदान दे रहे थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। उसके बाद फिर इनका जो अंग्रेजी अनुवाद है दोस्तों वो जॉन निकोलसन ने किया। किसने किया, जॉन निकोलसन ने किया। अगर पूछे आपको मेघदूतम, देखिए मेघदूतम का रचना किसने किया है, तो वो भी कालिदास साहब ने किया है। अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल है हमारा कि अंग्रेजों में भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल मतलब सबसे अंतिम वायसराय से एक पहले वेवेलवा थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेवेल थे दोस्तों। कौन थे, वेवेल थे।
इसको सबसे लास्ट माउंटबेटन, उससे पहले कौन थे? वेबेल थे। आप जानते हैं वेबेल 1943 से लेकर के 1947 में हुआ था। तो वेबेल की अध्यक्षता में 1945 में शिमला समझौता शिमला में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिए। कह रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुहाग्रता के लिए यह सत्य है कि वो हमेशा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कह रहा है कि जब प्रकाश एक मतलब माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में सवाल है। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो उसकी जो आवृत्ति है उसमें परिवर्तन आता है। ये भी गलत है, इसको समझते हैं। देखिए जब प्रकाश हो या फिर ध्वनि हो, दोनों की बात बता रहा हूँ। प्रकाश हो या फिर ध्वनि हो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो इसकी जो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य है ना दोस्तों, वो बदल जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो माध्यम सघन होगा, जो डेंसर मीडियम होगा, वहाँ पे उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ जो है बदल जाता है। अगर वेवलेंथ बदल जाएगा तो आप जानते हैं कि लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, यानी वेलोसिटी मतलब वेग भी बदल जाएगा। मतलब माध्यम के परिवर्तन होने से प्रकाश का और ध्वनि का दोनों का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, वेलोसिटी मतलब वेग, दोनों परिवर्तन हो जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता, या चाहे तो वो ध्वनि में हो या फिर प्रकाश में हो, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता। देखिए उसकी तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है, गलत है, बदल जाती है। गति भी बदल जाती है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। 83 नंबर सवाल देखिए कहता है, ये 83 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, 83 नंबर सवाल कहता है कि चक्रण क्वांटम, कह रहा है 83 नंबर दोस्तों सवाल कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो ये 2 मान संभव हैं, एक होता है 1/2 प्लस में, एक होता है -1/2। ये 2 मान आपके सही हैं। कह रहा है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र जो है वो क्या होगा? वो होगा MCl2, है ना। अगला देखिए कह रहा है कि इसमें sp संकरित कार्बन है। देखिए इसको समझिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसको संकरित बोलते हैं, वो होगी sp3। क्या होगी? sp3। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा? sp2 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि sp किस में होगा दोस्तों? तो sp जो होगा यहाँ पे, ये होगा इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम किस पे आधारित है, तो वो नाभिकीय विखंडन पे है, परमाणु बम आधारित है। और आप एक बात जान लीजिए भाई साहब कि हाइड्रोजन बम जो है ये परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। कह रहा है इसका ऑक्सीकरण हमेशा सदैव -1 होता है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण जो है हमेशा -1 होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी आवर्त सारणी, जितना भी 118 या 120 एलिमेंट है, उस सभी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ इसका जो अटैचमेंट है, किस एलिमेंट का, किस तत्व का ज़्यादा है? तो फ्लोरीन का ज़्यादा है। ठीक है। कह रहा है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं, भैया 1 मोल किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल्स में 6 × 10⁻³ कार्बन एटम्स परमाणु होगा। ये बात 100% सही है। 88 का आपका क्या होगा? डी। इसको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? अवोगाड्रो नंबर। देखिए कह रहा है कि N2 + O2 N2 + O2 और रिवर्सिबल रिएक्शन NO के लिए, रिवर्स मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए ये साइन का मतलब क्या है? जब N2 और O2 मिलता है तो NO बनाता है, और जब NO को डिकम्पोज करते हैं तो फिर से यही बन जाता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं उसको। मतलब दोनों तरफ ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा? Kc = Kf होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। ये था हमारा आज का GK GS के तमाम प्रश्न। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। ठीक है। हमारा 8वां सेट जो है वो भी जल्द आएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि तैयारी और ज़ोर शोर से करने का और ज़्यादा मूड बना रखे होंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।